1857 के विद्रोह का प्रारंभ सैनिक विद्रोह से हुआ था। जी हां, उससे पहले भी सैन्य विद्रोह हुए थे। ये चीज जानेंगे कि 1806 में वेल्लोर में सैनिक विद्रोह हुआ था। सैनिक विद्रोह हुआ था। यह पद को लेकर के हुआ था, पद और प्रतिष्ठा को लेकर के यह विद्रोह हुआ था। तो 1806 में सैन्य विद्रोह हुआ था, वेल्लोर में सैनिक विद्रोह हुआ था। उसके पश्चात 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के समय में लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन थे। पूछेगा कहीं कहीं कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो लॉर्ड पामस्टन। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो लॉर्ड पामस्टन थे। कहा जाता है क्रांति के समय में भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से लेकर के 1862 ईस्वी तक रहा। जी हां, लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से लेकर के 1862 ईस्वी तक रहा। थोड़ा मैं कलम और मोटा कर लूं। तो क्या कह रहे हैं कि 1856 से लेकर के 1862 ईस्वी तक लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल रहा। और क्रांति के पश्चात जो है, ध्यान देंगे कि पील कमीशन और रॉयल कमीशन का गठन किया गया। आप लोग एक चीज ध्यान देंगे, जो भी बच्चे हैं लिखते भी रहेंगे कि पील कमीशन और रॉयल कमीशन का गठन किया गया क्रांति के पश्चात। बोले कि सर तुरंत शुरू किया और तुरंत खत्म कर रहे हैं। नहीं, खत्म मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि 1857 की क्रांति के पश्चात जो है पील कमीशन और रॉयल कमीशन का गठन किया गया, जहां पील कमीशन के तहत सेना को विघटित करके नए सिरे से सेना का वर्गीकरण किया गया, सेना को बनाया गया। वहीं रॉयल कमीशन के तहत क्षेत्र के आधार पर, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर बांट दिया गया। जैसे राजपुताना रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, है ना, गोरखा रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट इत्यादि इत्यादि, जो आज भी बदस्तूर जारी हैं। मेरी बात को फिर से समझिएगा कि 1857 की क्रांति जो है वो 10 मई 1857 ईस्वी को, 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई थी, है ना। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल चल रहा था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। और जिस समय 1857 की क्रांति हुई, उस दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन थे। कहा जाता है क्रांति समाप्त होने के पश्चात भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग आंदोलनकारियों के द्वारा अलग अलग विद्रोह किया गया था। अलग अलग क्रांतिकारियों के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों से विद्रोह किया गया और उन विद्रोहों को दबा गया। विद्रोह दबाने के पश्चात जो है, हम ये बात कर रहे हैं कि विद्रोह दबाने के पश्चात 1858 का अधिनियम पारित हुआ। 1858 का अधिनियम पारित हुआ, जो इलाहाबाद में 1858 का अधिनियम पारित हुआ, जो इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया। कंपनी का अधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। 1858 के अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहकर पुकारे जाने लगा। और वहीं क्रांति के पश्चात जो है 2 कमीशन का गठन किया गया, पील कमीशन और रॉयल कमीशन। जहां पील कमीशन के तहत, याद रखेंगे, फिर से मैं कह रहा हूं कि जहां पील कमीशन के तहत सेना को विघटित करके, सेना का पूरी तरह से विघटन कर दिया गया, सेना को विघटित करके नए सिरे से सैनिक भर्ती की बात कही गई। वहीं रॉयल कमीशन के तहत क्षेत्र के आधार पर, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर सेना का वर्गीकरण किया गया। जैसे राजपुताना रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट इत्यादि इत्यादि, जो आज भी जारी है। किन्हीं के परिवार, अगर किन्हीं की फैमिली सेना में है तो आप पूछ सकते हैं कि क्या ये सब रेजिमेंट है और क्या इस कमीशन के तहत भारतीय रेजिमेंट को बांटा गया, तो वो बता देंगे। आइए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं।
1857 के विद्रोह का प्रारंभ सैनिक विद्रोह से हुआ। विद्रोह का नेतृत्व अधिकतर गैर सैनिकों द्वारा किया गया। बिल्कुल 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई और नेतृत्वकर्ता कौन? नेतृत्वकर्ता की बात करेंगे तो धन सिंह कोतवाल। धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह हुआ था। अब क्रांति क्यों हुई इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो डलहौजी के विलय का सिद्धांत एवं गोद लेने की प्रथा पर रोक लगाने का निर्णय। डलहौजी के सिद्धांत के आधार पर सतारा, संबलपुर, उदयपुर, जैतपुर, झांसी, नागपुर का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय क्यों हुआ यह भी मैं बताऊंगा। प्रशासन में भारतीयों के साथ भेदभाव की नीति और रियासतों के विलय के कारण अभिजात वर्ग के अधिकारों की समाप्ति, है ना, ये सब कारण थे। अब याद रखेंगे डलहौजी की विलय नीति। जी हां, 1848 में ब्रिटिश क्षेत्र के विस्तार हेतु डलहौजी ने डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स बोला जाए तो राज्य अधिग्रहण नीति, राज्य अधिग्रहण नीति, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, राज्य अधिग्रहण नीति। इसे चूक का सिद्धांत भी कहा जाता है। चूक का सिद्धांत भी कहा जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार हेतु डलहौजी के कार्यकाल में राज्य अधिग्रहण नीति की शुरुआत हुई। कहा जाता है 1848 में पहला जो राज्य मिलाया गया वो सतारा था। 1848 में सतारा को राज्य अधिग्रहण नीति के तहत, राज्य अधिग्रहण नीति को डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स या चूक का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसी सिद्धांत के तहत डलहौजी ने सतारा को 1848 ईस्वी में मिलाया था और अंतिम राज्य था अवध। 1856, है ना, याद रखिएगा कि पूछेगा कि डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स के तहत पहला राज्य किसे मिलाया गया, तो सतारा को। कब मिलाया गया? तो 1848 में सतारा को मिलाया गया और 1856 में अवध को मिलाया गया। उसी तरह 1849 में पंजाब को मिलाया गया। उसी तरह 1849 में पंजाब को मिलाया गया। अवध को कुशासन के आरोप में, अवध को कुशासन के आरोप में, कुशासन के आरोप में अवध को कुशासन के आरोप में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। जिस समय अवध को मिलाया गया उस समय ब्रिटिश के अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। रियासतों के विलय के कारण कहा जाता है भिन्न भिन्न रियासत जो थे, अलग अलग क्षेत्र जो थे, क्या दे रहा है कि रियासतों के विलय के कारण अभिजात वर्ग की अधिकारों की समाप्ति हो चुकी थी, जो विद्रोह के रूप में उभर करके सामने आता है। अब कहेंगे कि कैसे आता है? कंपनी आई तो थी व्यापार करने के लिए, कंपनी आई तो थी व्यापार करने के लिए, और व्यापार करते करते उन्होंने राजनीतिक सत्ता संभाल ली। जैसे ही उन्होंने राजनीतिक सत्ता संभाल ली, उन्होंने धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र पर दखल देना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही उन्होंने धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र पर दखल देना प्रारंभ किया, भारतीय रूढ़िवादी संस्कृति, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, उन्हें यह नागवार गुजरा कि वो सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में दखल दे। इसलिए या तो जनजातीय विद्रोह हुआ या 1857 की क्रांति हुई। क्योंकि
भारतीय रूढ़िवादिता प्रवृत्ति के होते हैं, परंपरागत जीवन जीने में विश्वास करते हैं, तो कहा जाता है इन लोगों के द्वारा, भारतीय समाज के द्वारा, उस दौरान भारतीय समाज के द्वारा यह देखा गया कि कंपनी व्यापारिक क्षेत्र में तो मजबूत थी ही, अपने आप को राजनीतिक सत्ता पर भी मजबूत करती है, और राजनीतिक सत्ता पर काबिज होने के पश्चात जो है वो धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र पर दखल देना प्रारंभ करती है। और जैसे ही धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में दखल देना प्रारंभ करती है तो उन्हें विद्रोह का सामना करना पड़ा, जो कि जनजातीय विद्रोह के रूप में या 1857 की क्रांति के रूप में उन्हें रिप्लाई में मिलता है। अब राजाधिग्रहण नीति जो है कहीं ना कहीं बहुत मायने रखती थी। इसके अलावा अगर कहेंगे तो वेलेजली, जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता विस्तार हेतु, वेलेजली जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विस्तार हेतु, याद रखेंगे हम लोग, वेलेजली ने ब्रिटिश सत्ता के विस्तार हेतु वेलेजली सहायक संधि की शुरुआत की। सहायक संधि की शुरुआत की। अब सहायक संधि जो शुरू हुई थी वो कहा जाए तो 1798 से लेकर के 1804 ईस्वी तक, सहायक संधि जो हुई थी वो 1798 से लेकर के 1804 ईस्वी तक हुई थी। 1798 में पहला राज्य जो था हैदराबाद के निजाम, और 1804 में ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर के सिंधिया। तो कहेंगे कि जहां डलहौजी की राजाधिग्रहण नीति भी उत्तरदायी थी 1857 की क्रांति के लिए, वहीं वेलेजली की सहायक संधि भी कुछ हद तक, बहुत हद तक यह उत्तरदायी थी 1857 की क्रांति के लिए। जहां वेलेजली ने सहायक संधि के तहत लोगों में मतलब विरोध की भावना जगाने का प्रयास किया, वहीं डलहौजी ने राजाधिग्रहण नीति के तहत कहा जाता है भारतीय जनमानस में विरोध पैदा किया। आइए स्वरूप और परिणाम की बात करेंगे तो 1857 की क्रांति का विद्रोह कारण एवं स्वरूप अप्रिय भूमिकर व्यवस्था। जी हां, सहायक संधि की बात करेंगे तो 1898 में शुरू हुआ था, या राजाधिग्रहण नीति की शुरुआत करेंगे तो 1848 में। इसके अलावा भूमिकर व्यवस्था में सूर्यास्त कानून की बात करेंगे। आर्थिक स्थिति में 1793 रैयतवाड़ी व्यवस्था, 1820 महालवाड़ी व्यवस्था, 1830, है ना। ये सब भी बहुत हद तक जिम्मेदार थे 1857 की क्रांति के लिए। यह जनजातीय विद्रोह उभर कर जो सामने आया, इसमें भी ये बहुत महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होते हैं। तो वंशानुगत भूमिपतियों को भूमि कर से वंचित करने का निर्णय, कृषकों पर कर का अधिक बोझ, अंग्रेजों द्वारा मंदिरों का प्रबंधन अपने हाथ में लेने का निर्णय, रेल, डाक, तार तथा अन्य वैज्ञानिक प्रयोगों का प्रारंभ। जी हां, रेल सेवा की शुरुआत अगर कही जाए तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को रेल सेवा की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। वहीं डाक सेवा की शुरुआत जो है 1854 में हुई थी। वहीं तार सेवा की शुरुआत अगर बात करेंगे तो 1852 ईस्वी में डलहौजी के समय में, जहां रेल सेवा की शुरुआत बंबई से ठाणे के बीच हुई थी, वहीं डाक सेवा की शुरुआत कराची शहर से। तार सेवा की शुरुआत कलकत्ता से आगरा, कलकत्ता से आगरा के बीच, कलकत्ता से आगरा के बीच तार सेवा की शुरुआत तो होती है।
1856 में सरकार ने पुरानी बंदूक के स्थान पर नवीन करने का निश्चय लिया, जिसमें राइफल को कारतूस प्रयुक्त के ऊपरी भाग को मुंह से काटना आवश्यक था, जिसके लिए भारतीय सैनिक तैयार नहीं थे। जी हां, 1857 का तत्कालिक कारण अगर पूछेगा, एग्जाम में अगर पूछे कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण कौन सा था, तो चर्बी लगा कारतूस, चर्बी लगा कारतूस। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण अगर कहा जाए तो चर्बी लगा कारतूस। मुख्य रूप से गाय और सुअर के चमड़े से बना हुआ था। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र था तो सुअर मुसलमानों के लिए हराम था। कारण स्वरूप एवं परिणाम, 10 मई 1857 को मेरठ में, जी हां, मेरठ से धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में, याद रखिएगा, मेरठ से किसने विद्रोह किया, धन सिंह कोतवाल ने। धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। कानपुर से नाना साहब के द्वारा, जी हां, जबकि लखनऊ से बेगम हजरत महल के द्वारा, बेगम हजरत महल के द्वारा। यह हजरत महल कौन थी, अवध के जो नवाब थे ना, 1856 में अवध को जो कुशासन के आरोप में अधिग्रहण कर लिया गया राज अधिग्रहण नीति के तहत, तो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, उन्हीं की पत्नी थी बेगम हजरत महल। आप ये याद रखेंगे कि बेगम हजरत महल कौन थी, तो अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल थी। तो क्या दे रहा है कि कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब द्वारा, जबकि लखनऊ में अवध के बेगम द्वारा किया गया। विद्रोह का जनसाधारण का समर्थन प्राप्त था। अंग्रेज इतिहासकारों के अनुसार विद्रोह का कारण सैनिक असंतोष तथा चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग था। जी हां, तात्कालिक कारण अगर कहेंगे तो चर्बी लगा कारतूस, कहीं ना कहीं धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप, धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप, धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप। कुछ इतिहासकारों द्वारा इसे पश्चिमी एवं पूर्वी सभ्यता का संघर्ष कहा, बिल्कुल सही। आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, बीडी सावरकर के द्वारा। जी हां, बीडी सावरकर ने, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, हिंदुत्व। बीडी सावरकर की एक पुस्तक है हिंदुत्व। विद्रोह न तो राष्ट्रीय था न ही पूर्व नियोजित। मजूमदार, आरसी मजूमदार ने लिखा कि न तो राष्ट्रीय था न ही पूर्व नियोजित, देश में राष्ट्रीयता की भावना का सर्वथा अभाव था। बिल्कुल। 1857 का विद्रोह कारण एवं स्वरूप एवं परिणाम की बात करेंगे। प्रभाव, विद्रोह के दमन के उपरांत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया, बिल्कुल सही। असंगठित होने के कारण विद्रोह विफल हो गया। अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग नेताओं के द्वारा विद्रोह किया गया, जैसे मेरठ से धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में दिल्ली, बहादुर शाह जफर लखनऊ, हजरत महल कानपुर, नाना साहब बरेली, खान बहादुर फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला, प्रयागराज से
प्रयागराज से लियाकत अली, बिहार से कुंवर सिंह और उनके छोटे भाई अमर सिंह, है ना, असम से मनीराम दत्त। तो भारत का शासन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा किया जाना प्रारंभ हुआ। भिन्न भिन्न क्षेत्रों से भिन्न भिन्न विद्रोहियों के द्वारा विद्रोह किया गया। कहा जाता है बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह की शुरुआत की गई। बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह की शुरुआत की गई। उस चर्बी लगे कारतूस को दांत से छीलने से मना कर दिया गया और कहा जाता है कि मंगल पांडे ने अपने उच्च अधिकारी जनरल बाग और जनरल ह्यूसन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। परामर्श देने हेतु 15 सदस्यीय एक परिषद का गठन, रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में सन्निहित करने की नीति का त्याग कर सेना में 1/3 यूरोपीय नागरिकों को सम्मिलित करने का निर्णय, नए कानून के अनुसार भारतीय प्रशासन का दायित्व गवर्नर जनरल का था के अनुसार गवर्नर जनरल के सहयोग 1858 के कानून के लिए एक कार्यकारिणी परिषद के गठन का प्रावधान, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने कानून बनाने के उद्देश्य से गवर्नर जनरल के परिषद के विस्तार किया, जिसे इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की संज्ञा दी गई। भारत का विभाजन प्रांतों में किया गया, जिनमें बंगाल, मद्रास, बंबई को प्रेसिडेंसी कहा गया। सभी प्रेसिडेंसियों का प्रशासन गवर्नर तथा 3 सदस्यीय कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाता था। कहा जाता है कि 1858 का अधिनियम पारित हुआ। इसी 1858 के अधिनियम के तहत कंपनी का अधिकार समाप्त कर दिया गया और सीधे ब्रिटिश क्राउन का अधिकार चलने लगा। कहा जाता है गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके गवर्नर जनरल को वायसराय कहकर पुकारा जाने लगा। वायसराय कहकर पुकारा जाने लगा। अतः इस 1858 के अधिनियम के तहत जो है, इस 1858 के अधिनियम के तहत जो है, लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त हुआ। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग तो अन्य क्षेत्रों से भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा विद्रोह किया गया था, है ना। झांसी से यह भी जानेंगे कि झांसी से किसने विद्रोह किया था। तो झांसी से लक्ष्मीबाई के द्वारा, कानपुर से तात्या टोपे नाना साहब के सहयोगी भूमिका निभा रहे थे। आगे चल करके वो झांसी में लक्ष्मीबाई के सहयोगी की भूमिका निभाते हैं। क्रांति के पश्चात अगर कहा जाए तो क्रांति के पश्चात सीधे से शब्दों में यह बात जानेंगे कि 1857 की क्रांति के पश्चात जो है पील कमीशन और रॉयल कमीशन का गठन किया गया। उससे पहले 1856 का क्रांति क्यों हुई यह भी जानेंगे कि क्रांति क्यों हो रही थी। तो 1856 का सेना अधिनियम आया। सेना अधिनियम आया। इस सेना अधिनियम के तहत यह जानेंगे कि प्रारंभ में यह नियम था
कि भारतीय समुद्र पार करना नहीं चाहते थे, उन्हें समुद्र पार करना पाप लगता था। तो इसी 1856 के सेना अधिनियम के तहत जो है यह निर्णय लिया गया कि भारतीय जो कोई भी हो, जिस धर्म के भी लोग हों, वो समुद्र पार करके, अगर सेना में नौकरी करना चाहते हैं तो समुद्र पार करके वो युद्ध करेंगे ब्रिटिश के तरफ से। और 1856 में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम आया था। इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत याद रखेंगे, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम आया। इस अधिनियम के तहत वैसे हिंदू चाहे मुसलमान अगर ईसाई धर्म अपना लेते हैं तो ईसाई धर्म अपनाने के पश्चात भी उन्हें अपनी पैतृक संपत्ति पर पूर्ण रूप से अधिकार होगा। पहले के लोग जो थे, जो रूढ़िवादिता प्रवृत्ति के थे, अगर अलग धर्म में विवाह कर लेते थे या अलग धर्म अपना लेते थे तो उन्हें घर से निकाल दिया जाता था और संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता था। लेकिन 1856 के धार्मिक अयोग्यता अधिनियम के तहत यह निर्णय लिया गया कि जो भी भारतीय ईसाई धर्म कबूल करेंगे उन्हें अपनी पैतृक संपत्ति पर पूर्ण रूप से अधिकार होगा। ये दोनों अधिनियम भी कहीं ना कहीं 1857 के क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1857 की क्रांति होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो याद रखेंगे कि 1857 की क्रांति शुरू कब हुई? तो 10 मई 1857 ईस्वी से धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में भिन्न भिन्न क्षेत्रों से भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा विद्रोह किया गया था, है ना। और इसमें तत्कालिक कारण चर्बी लगा कारतूस था। अलग अलग क्षेत्रों से कहा जाए तो जैसे असम से मनीराम दत्त के द्वारा, दिल्ली से बहादुर शाह जफर के द्वारा, लखनऊ से हजरत महल के द्वारा, कानपुर से नाना साहब के द्वारा, बरेली से खान बहादुर के द्वारा, झांसी से लक्ष्मीबाई के द्वारा, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा, प्रयागराज से लियाकत अली के द्वारा, बिहार से कुंवर सिंह और अमर सिंह के द्वारा, वहीं पटना से पीर अली के नेतृत्व में, पटना से पीर अली के नेतृत्व में, पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत हुई। आइए थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि 1858 का अधिनियम पारित हुआ और इसी अधिनियम के पश्चात पील कमीशन और रॉयल कमीशन का गठन किया गया, जहां पील कमीशन के तहत सेना का नए सिरे से वर्गीकरण किया गया। पुरानी जो सेना थी उसे पूरी तरह से विघटित कर दिया गया। वहीं रॉयल कमीशन के तहत जात के आधार पर, धर्म के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर सेना का वर्गीकरण किया गया। जैसे राजपुताना रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट, है ना, बिहार रेजिमेंट इत्यादि इत्यादि, जो आज भी जारी है। आइए अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। 1857 की क्रांति समाप्त हो रही है, जनजातीय विद्रोह की बात करेंगे। तो जनजातीय विद्रोह, सन्यासी विद्रोह 1760 में प्रारंभ हुआ था। इसे 1760 पढ़ेंगे। 1760 में अंग्रेजी सरकार की प्रशासनिक कमजोरियों के विरुद्ध बंगाल और बिहार में, बेसिकली बिहार के पूर्णिया जिले में, बिहार के पूर्णिया जिले में जनजातीय विद्रोह की शुरुआत होती है। विद्रोह में सन्यासियों के अतिरिक्त जमींदार, कृषक और शिल्पकार ने भी भाग लिया था। सन्यासियों का प्रमुख विरोध तीर्थ यात्रा पर लगाए जाने वाला प्रतिबंध था। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में इस विद्रोह का उल्लेख है। कपाल कुंडला, देवी चौधराइन जैसी पुस्तकों की रचना भी, वंदे मातरम जैसी पुस्तकों की रचना भी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ही की गई थी। सन्यासी विद्रोह के नेता द्विज नारायण सरकार, द्विज नारायण सरकार
और केन सरकार थे। केन सरकार थे। चुआर विद्रोह की चर्चा करेंगे। जी हां, 1768 में बंगाल के मिदनापुर जिले में चुआर विद्रोह हुआ था। अकाल से उत्पन्न आर्थिक बदहाली में सरकार की अपेक्षा एवं भूमि कर की अदायगी का विरोध चुआर नामक आदिम जातियों के सदस्यों के द्वारा किया गया था। चुआर नामक आदिम जनजातियों के द्वारा इस विद्रोह की शुरुआत की गई थी। और पूछा जाता है कि चुआर विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मंगल सिंह के नेतृत्व में। जी हां, मंगल सिंह के नेतृत्व में चुआर विद्रोह हुआ था। याद रखेंगे कि चुआर विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? पूछेगा एग्जाम में कि चुआर विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? तो मंगल सिंह। होयम मुंडा विद्रोह। जी हां, 1820-22 से 1831 के मध्य सेना के साथ संघर्ष हुआ था छोटा नागपुर और सिंहभूम जिले में, है ना। जमींदारों एवं कुप्रशासन के कारण अंग्रेज साम्राज्य सरकार के विरुद्ध मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के द्वारा, बिरसा मुंडा के द्वारा 1899 ईस्वी में कहा जाए तो मुंडा विद्रोह हुआ था। 1899 ईस्वी में मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई थी। इनके गुरु का नाम आनंद पांडे था। जेल में हैजे के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। जेल में हैजे के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। अब विद्रोह 1820 से ही शुरू था, लेकिन वास्तविक रूप से 1899 से लेकर 1899 में बिरसा मुंडा विद्रोह की शुरुआत होती है बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। इन्हें धरती आबा कहकर भी पुकारा जाता है। धरती आबा कहकर भी पुकारा जाता है। संथाल विद्रोह। जी हां, 1855-56 डलहौजी के समय में, डलहौजी के समय में 4 भाइयों के द्वारा सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था। छोटा नागपुर के संथाल परगना क्षेत्र में, छोटा नागपुर के संथाल परगना क्षेत्र में संथाल विद्रोह हुआ था। अगले विद्रोह की बात करेंगे, अहोम विद्रोह। 1828 में असम के क्षेत्र में अहोम विद्रोह 1828 असम के क्षेत्र में अहोम जातियों के द्वारा गोमुधर कुंवर के नेतृत्व में अहोम विद्रोह हुआ था। बर्मा युद्ध के समय कंपनी द्वारा किए गए वायदों से मुकरने एवं अहोम प्रदेश के कंपनी के अधिकार क्षेत्र में अधिग्रहित किए जाने का विरोध है। असम के अहोम नामक कुलीन वर्ग के सदस्यों के द्वारा इस विद्रोह की शुरुआत की गई थी। पागलपंथी विद्रोह की चर्चा करेंगे। टीपू के नेतृत्व में 1825 में बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में पागलपंथी विद्रोह हुआ था। टीपू के नेतृत्व में बंगाल के है ना पागलपंथी विद्रोह हुआ था। जमींदारों के अत्याचारों के विरोध में इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी पागलपंथ नामक अर्ध धार्मिक संप्रदाय के सदस्यों द्वारा। टीपू के नेतृत्व में जो है विद्रोह की शुरुआत की गई। फराजी विद्रोह। जी हां, दादू मियां के नेतृत्व में फराजी विद्रोह दादू मियां के नेतृत्व में सन 1857 में बंगाल के फरीदपुर जिले में जमींदारों के अत्याचारों एवं ब्रिटिश कुप्रशासन का विरोध, हाजी शरीयतुल्लाह के धार्मिक विचारों से प्रभावित जन समुदाय। जी हां, दादू मियां जो है हाजी शरीयतुल्लाह से, हाजी
शरीयतुल्लाह से प्रभावित थे। अगला विद्रोह देखेंगे, कच्छ का विद्रोह। अठारह से 31 के मध्य कच्छ एवं काठियावाड़ के क्षेत्र में कच्छ का विद्रोह हुआ था राजा भारमल के नेतृत्व में। जी हां, राजा भारमल के नेतृत्व में इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी गुजरात के कच्छ जिले में। अंग्रेजों द्वारा क्षेत्रीय राजा राजा भारमल को पदयुक्त कर उनके अल्पायु पुत्र को राजा बनाए जाने का विरोध किया गया। बघेरा विद्रोह, जी हां, बघेरा सरदारों के द्वारा 1818 से 20 ओखा मंडल में, मध्य गुजरात के ओखा मंडल क्षेत्र में विद्रोह की शुरुआत हुई थी। ब्रिटिश कुप्रशासन एवं बड़ौदा के गायकवाड़ों द्वारा अत्याचार पूर्ण कर वसूली का विरोध बघेरा सरदारों के द्वारा किया गया था। रामोसी विद्रोह देखेंगे, चितर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट क्षेत्र में, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र में इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी चित्तर सिंह के नेतृत्व में पश्चिमी घाट के क्षेत्र में 1822 से 29 रामोसी विद्रोह हुआ था। याद रखेंगे, चुआर विद्रोह की बात करेंगे। चुआर विद्रोह जो हुआ था, जी हां, 1768 में दुर्जन सिंह के नेतृत्व में, दुर्जन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। यह चीज याद रखिएगा। तो और जो मैं बोला हूं वो तो है ही, लेकिन वास्तविक रूप से दुर्जन सिंह के नेतृत्व में चुआर विद्रोह हुआ था। रामोसी विद्रोह, जी हां, चितर सिंह के नेतृत्व में, चितर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह हुआ था। महाराष्ट्र के सतारा जिले में, महाराष्ट्र के सतारा जिले में 1822 से 29 पश्चिमी घाट के सतारा जिले में चितर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह हुआ था। सूरत विद्रोह 1794 में कंपनी द्वारा नमक पर 50 पैसा कर आरोपित किए जाने का विरोध है ना। गडकरी विद्रोह, जी हां, 1844 में महाराष्ट्र में अंग्रेजी प्रशासन का विरोध गडकरियों के द्वारा किया गया था। गडकरी जाति का विस्थापित सैनिक वर्ग था, इनके द्वारा ही 1844 में गडकरी विद्रोह किया गया था। कांग्रेस की बात करेंगे। देखिए, अगले क्लास में मैं कांग्रेस के बारे में ही चर्चा करूंगा। अगले क्लास में मैं कांग्रेस के बारे में ही चर्चा करूंगा। आगे देखेंगे आप लोग, यह गलती से पीपीटी में आ गया है। सन 1877 में दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन, जी हां, लॉर्ड लिटन के समय में, लॉर्ड लिटन के समय में 1857 का दिल्ली दरबार लगा था। प्रथम सार्वजनिक संस्था लैंड होल्डर सोसाइटी, इस संस्था की स्थापना 1837 में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के जमींदारों द्वारा द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा, द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई। 1842 में सामान्य सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई। उपरोक्त दोनों संस्थाओं का विलय कर 1852 में
ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई। 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। इन्होंने 1866-67 में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक संगठन की भी स्थापना की, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आय का मापन किया गया। क्वेश्चन भी आएगा, दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत का कट्टर विरोधी कौन था? तो सर सैयद अहमद खां। दादा भाई नौरोजी को भारत का पहला ग्रैंड ओल्ड मैन कहकर पुकारा जाता है, वयोवृद्ध व्यक्ति। कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष भी दादा भाई नौरोजी ही थे। जनजातीय विद्रोह में ही देखेंगे, वंशानुगत भूमिपतियों का भूमि कर से वंचित करने का निर्णय, कृषकों पर कर का अत्यधिक बोझ और अंग्रेजों द्वारा मंदिरों का प्रबंधन अपने हाथ में लेने का निर्णय, रेल, डाक, तार तथा अन्य वैज्ञानिक प्रयोगों का डलहौजी के समय में 1857 की क्रांति में ही दे रहा है। देखिए फिर से प्रारंभ हो गया। राष्ट्रवादी आंदोलन 1905 से 1919 की बात करेंगे तो राष्ट्रवादी आंदोलन की बात करेंगे, देखेंगे ध्यान से। गर्म दलीय राष्ट्रवाद की उत्पत्ति सन 1905 में बंग भंग के विरुद्ध हुई थी। जी हां, बंग भंग विरोध कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन हुआ था। कहा जाता है 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। इसी के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में, एसएन बनर्जी की अध्यक्षता में, जिसमें नारा दिया गया आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति, आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति नारा दिया गया। कहा जाता है 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। अब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया किस पुस्तक के आधार पर? तो कर्जन की पुस्तक थी पूर्व की समस्या, पूर्व की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ ईस्ट। इसी पुस्तक को आधार बना करके लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया और 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की। इसी के विरोध में, बंगाल विभाजन की घोषणा के विरोध में ही 7 अगस्त 1905 ईस्वी को सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो बंगाली पत्रिका के संस्थापक थे, इन्होंने 1889 ईस्वी में बंगाली पत्रिका की स्थापना की। इस राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व बंगाल में राजनारायण बोस और अश्वनी कुमार दत्त तथा महाराष्ट्र में विष्णु शास्त्री चिपलंकर ने किया था। इस विचारधारा के सर्वाधिक प्रमुख प्रतिनिधि बाल गंगाधर तिलक थे। तिलक ने मराठा और केसरी, जी हां, 1881 में मराठा और 1882 में केसरी पत्रिका की स्थापना की। मराठा अंग्रेजी भाषा में और केसरी मराठी भाषा में। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाने की भी घोषणा की गई। 2 पत्रों का प्रकाशन भी किया गया। राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव समारोह और 1895 में शिवाजी समारोह मनाने की घोषणा की। तिलक की पुस्तक भी है गीता रहस्य। तिलक की पुस्तक गीता रहस्य, आर्कटिक होम ऑफ वेदाज, तिलक की पुस्तक आर्कटिक होम ऑफ वेदाज। तो तिलक द्वारा 1896-97 में महाराष्ट्र में करबंदी अभियान का प्रारंभ किया गया। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश पारित किया गया, जिसके विरोध में बंग भंग आंदोलन 7 अगस्त 1905 को आरंभ हुआ। जी हां, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में
कहा जाए तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। बंगाल विभाजन का आदेश 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी बना दिया गया, जिसे आंदोलनकारियों द्वारा शोक दिवस की संज्ञा दी गई, है ना। शोक दिवस मनाया गया, रक्षाबंधन महोत्सव बनाया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में कहा जाता है कृष्ण कुमार मित्र, जी हां याद रखेंगे, कृष्ण कुमार मित्र। कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका स्वदेश वाहिनी में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात कही थी। कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका थी स्वदेश वाहिनी, जिसमें इन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात कही थी। और राष्ट्रवादी आंदोलन, पंद्रह अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई। 1904 में बीडी सावरकर ने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों की एक गुप्त संस्था की स्थापना की, कहां, बंबई। और इसी क्रांतिकारी संगठन की तरफ से पीएन बापट को पेरिस भेजा गया था बम बनाने की कला सीखने के लिए। क्रांतिकारी आतंकवाद का प्रचार करने वाले प्रमुख समाचार पत्र संध्या, युगांतर तथा काल था, जी हां। युगांतर पत्रिका के संस्थापक अरविंद घोष थे। युगांतर पत्रिका के संस्थापक 1905 में अरविंद घोष थे। अरविंद घोष ने सावित्री और लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक की रचना की। सावित्री और लाइफ डिवाइन जैसी पुस्तकों की रचना अरविंद घोष के द्वारा ही की गई थी। अनुशीलन समिति, जी हां, आतंकवादियों की एक गुप्त संस्था थी। 1902 ईस्वी में ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा के द्वारा की गई थी, प्रथम मित्रा के द्वारा की गई थी ढाका में। और 1907 में भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में कहा जाता है अनुशीलन समिति की स्थापना की गई। और इसी अनुशीलन समिति की तरफ से हेमचंद्र को रूस भेजा गया था बम बनाने की कला सीखने के लिए। आतंकवादी गतिविधियों का नेतृत्व लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा, जी हां, इन्होंने 1905 ईस्वी में इंडिया हाउस नामक संस्था की स्थापना की। इंडिया हाउस नामक संस्था की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई। आतंकवादी गतिविधियों का नेतृत्व लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा, बीडी सावरकर तथा हरदयाल के द्वारा किया गया, जी हां, लाला हरदयाल, जिन्होंने 1913 ईस्वी में 1 नवंबर 1913 ईस्वी को गदर पार्टी की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाखना। और जिसके कोषाध्यक्ष थे काशीराम। गदर पार्टी, कहा जाता है इन्होंने गदर पत्रिका की स्थापना की। सर्वाधिक 6 भाषाओं में छपने वाली भारत की पहली पत्रिका गदर पत्रिका थी। सर्वाधिक 6 भाषाओं में छपने वाली भारत की पहली पत्रिका गदर पत्रिका थी। यूरोप में आतंकवादी गतिविधियों के नेतृत्व का दायित्व मैडम भीखाजी कामा, जी हां, जिन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में 1907 ईस्वी में झंडा फहराया था। अजीत सिंह का था।
दिसंबर 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी दल एक दूसरे से अलग हो गए। कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष करते हैं। देखिए इसमें देख क्या रहा है, नरमपंथी राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करने के उद्देश्य से इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पारित किया गया। जी हां, पार्लियामेंट सुधार, जिन्हें पार्लियामेंट सुधार भी कहा जाता है। सन 1911 में बंग भंग को रद्द करने की घोषणा के साथ ही केंद्र सरकार के मुख्यालय को कलकत्ता से स्थान बदल करके दिल्ली स्थानांतरित किया गया। जी हां बिल्कुल, कहा जाता है अरुंडेल कमेटी की अनुशंसा पर। अरुंडेल कमेटी की अनुशंसा पर 1906 में अरुंडेल कमेटी का गठन किया गया, है ना। ये अरुंडेल कौन थे? तो इसी जॉर्ज अरुंडेल के नेतृत्व में एनी बेसेंट ने 1906 ईस्वी में, सितंबर 1916 ईस्वी में, 6 नहीं सॉरी, सितंबर 1916 ईस्वी में इसी अरुंडेल कमेटी की अनुशंसा, इसी जॉर्ज अरुंडेल की अध्यक्षता में होम रूल लीग की स्थापना की थी मद्रास के अड़यार शहर में। और इसी अरुंडेल कमेटी की अनुशंसा पर बंगाल विभाजन पूरी तरह से रद्द कर दिया गया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। 1911 में घोषणा हुई और 1912 में दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी बनी। पार्लियामेंट सुधार ने पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की प्रणाली लागू की, जिसके तहत सभी मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में रखा गया। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब मोहसिन उल मुल्क, नवाब सलीम मुल्ला तथा आगा खां के नेतृत्व में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग का संविधान जो है, मुस्लिम लीग का संविधान मुस्लिम लीग का संविधान मौलाना मोहम्मद अली गौहर के द्वारा तैयार किया गया था, ग्रीन बुक के नाम से। ग्रीन बुक के नाम से तैयार किया गया था। अलीगढ़ स्कूल के मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, हसन इमाम, मौलाना जफर अली तथा मजरूहुल हक ने अहरार आंदोलन का प्रारंभ किया था। जी हां, अहरार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। देवबंद स्कूल के विद्वानों में सर्वाधिक प्रमुख मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 21 वर्ष की आयु में सन 1912 में समाचार पत्र अल हिलाल और 1914 में अल बिलाग पत्रिका की स्थापना की। मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है, गुब्बारे खातिर भी मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है। इन्होंने कांग्रेस के 1923 के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और 1940 से 46 सर्वाधिक समय तक कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष और सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद ही थे। सन 1915-16 में होम रूल लीग की स्थापना हुई। एक लीग का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पुणे में किया गया, जोसेफ बापिस्टा के नेतृत्व में, और एनी बेसेंट एस सुब्रमण्यम ने किया था। जी हां, याद रखेंगे कि तिलक के द्वारा पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की गई अप्रैल 1916 ईस्वी में पुणे में होम रूल लीग की स्थापना हुई। किसके नेतृत्व में? तो जोसेफ बापिस्टा के नेतृत्व में।
वहीं एन्नी बेसेंट के द्वारा जो है जॉर्ज अरुंडेल के नेतृत्व में, कौन जॉर्ज अरुंडेल, 1906 में अरुंडेल कमेटी का गठन हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। सरकार के द्वारा अरुंडेल कमेटी का गठन किया गया 1906 में, और इसी अरुंडेल कमेटी की अनुशंसा पर 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया। तो जॉर्ज अरुंडेल के नेतृत्व में मद्रास के अडयार शहर में एन्नी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। अमेरिका में निवास करने वाले भारतीयों ने सन 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की, जिसका मूल उद्देश्य अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी युद्ध करना था। गदर पार्टी, जी हां, 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना हुई, थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी, है ना। और विश्व में सर्वाधिक 6 भाषाओं में पत्रिका निकालने वाली गदर भारत की पहली ऐसी पत्रिका थी। गदर पार्टी के रिहा क्रांतिकारियों ने पंजाब में कीर्ति आंदोलन की नींव रखी थी। थोड़ा सा बचा हुआ है, बस 1 मिनट का देख लेंगे कि गदर पार्टी के प्रमुख नेता बाबा गुरमुख सिंह, करतार सिंह सराभा, सोहन सिंह भाखना, जी हां, गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे। सोहन सिंह भाखना गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी और इसके कोषाध्यक्ष काशीराम थे। रहमत अली शाह, भाई परमानंद एवं मोहम्मद बरकतुल्ला सन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, जी हां, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में यह अधिवेशन हुआ था, जिसमें नरम दल और गरम दल तिलक और एन्नी बेसेंट के सहयोग से मिलते हैं, वहीं कांग्रेस और मुस्लिम लीग, याद रखेंगे इस बात को, नरम दल और गरम दल एक साथ होते हैं तिलक और एनी बेसेंट के सहयोग से। कांग्रेस और मुस्लिम लीग तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में एकजुट होते हैं। जहां नरम दल और गरम दल को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा निभाई गई थी, वहीं कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा निभाई गई थी। प्रथम कांग्रेस के दोनों पक्ष अलग हो गए, द्वितीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के आपसी मतभेद दूर कर लिए गए। 1907 के उपरांत लखनऊ अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम संयुक्त अधिवेशन था। जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा की गई और 1919 में मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र भारत में आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कल के टॉपिक में हम लोग गांधी ईरा पढ़ेंगे, गांधी युग पढ़ेंगे। गांधी युग की शुरुआत अगर बात की जाए तो 1919 से लेकर के 1947 तक चलता है। इसको आप लोग देख करके आएंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। जिनके पास ये पीडीएफ है इसे भी देखेंगे और एनसीईआरटी को भी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।